नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या पाकिस्तान में लगने जा रहा है मार्शल लॉ। जमाते इस्लामी के मुखिया बोले मुल्क पर बोझ है शहबाज सरकार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि खालिस्तान प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा चूक पर भारत हुआ सख्त, कनाडा के उच्चायुक्त को किया तलब। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि नितिन गडकरी ने किया दावा, कहा 2024 तक अमेरिका के मुकाबले का होगा भारत का हाईवे का स्ट्रक्चर। और इसी के साथ चौथी खबर में जिक्र होगा कि दलाई लामा ने चीन को फिर चढ़ाया, मंगोलियाई बच्चे को बनाया बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा धर्मगुरु। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इसरो ने हासिल की बड़ी कामयाबी, 36 सैटेलाइट के साथ लॉन्च किया भारत का सबसे बड़ा LVM-3 रॉकेट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और PM मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। क्या पाकिस्तान में लगने जा रहा है मार्शल लॉ। जमाते इस्लामी के मुखिया बोले मुल्क पर बोझ है शहबाज सरकार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान जमाते इस्लामी के प्रमुख सिराजुल हक ने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच तनाव के चलते देश में मार्शल लॉ लागू हो सकता है। यह बयान तब आया है जब आर्थिक संकट की वजह से देश में अराजकता फैलने लगी है। और JI प्रमुख ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा PDM सरकार देश पर बोझ बन गई है। सिराजुल हक ने विरोध प्रदर्शन को दबाने के सरकार के प्रयासों की निंदा की है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर राजनीतिक दल का संवैधानिक अधिकार है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सिराजुल हक के हवाले से कहा कि सरकार और पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग चुनाव से भागकर संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खालिस्तान प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा चूक पर भारत हुआ सख्त, कनाडा के उच्चायुक्त को कर लिया तलब। जी हाँ दोस्तों, भारत के राजनयिक मिशन और वाणिज्य दूतावास में सुरक्षा चूक के मामले में अब भारत ने सख्त रुख अख्तियार किया है। राजनयिक मिशन के खिलाफ खालिस्तानी समर्थक अतिवादी तत्वों के हालिया कृत्यों के मद्देनज़र कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके को तलब किया है। और भारत ने शनिवार को उच्चायुक्त को तलब कर अतिवादी तत्वों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया है और इस बयान में कहा गया है कि उसने शनिवार को मैके को तलब किया और स्पष्टीकरण मांगा कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अलगाववादी एवं अतिवादी तत्वों को भारत के राजनयिक मिशन और वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा का उल्लंघन करने की अनुमति कैसे मिल गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नितिन गडकरी ने किया बड़ा दावा, कहा 2024 तक अमेरिका के मुकाबले का होगा भारत का हाईवे ढांचा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह दावा किया है कि भारत का राजमार्ग ढांचा 2024 तक अमेरिका के मुकाबले का होगा और कहा कि इसके लिए समयबद्ध तरीके से मिशन मोड में काम किया जा रहा है और हरित एक्सप्रेसवे और रेल ओवरब्रिज का निर्माण भी किया जा रहा है। गडकरी ने कहा कि भारतमाला 2 को जल्द मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल जाएगी। एक बार मंजूरी मिलने के बाद ये देश के एक मजबूत बुनियादी ढांचे की ज़रूरतों को पूरा करेगी। गडकरी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत का राजमार्ग ढांचा 2024 तक अमेरिका के मुकाबले का होगा और इसके लिए मिशन के रूप में काम हो रहा है। साथ ही हरित एक्सप्रेसवे नेटवर्क का निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने बताया कि इस साल 16,000 करोड़ रुपए की लागत से रेल ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसे 5 साल में बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दलाई लामा ने फिर से चीन को चिढ़ाया, मंगोलियाई बच्चे को बनाया बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा धर्मगुरु। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के सर्वोच्च नेता दलाई लामा ने अमेरिका में पैदा हुए मंगोलियाई बच्चे को तिब्बती बौद्ध धर्म में तीसरे सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नेता का दर्जा दिया है। ये बच्चा दलाई लामा और पंचेन लामा के बाद बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा धर्मगुरु बना है और इस बच्चे की उम्र 8 साल बताई जा रही है। बौद्ध धर्म में गुरुओं के पुनर्जन्म का खास महत्व है और दलाई लामा ने इस बच्चे को 10वें खलका जेटसन धम्पा रिम्पोछे का पुनर्जन्म के रूप में मान्यता दी है। इस बच्चे को तिब्बती धर्मगुरु के रूप में मान्यता देने का समारोह हिमाचल प्रदेश के
धर्मशाला में आयोजित किया गया था और ये वही जगह है जहां 87 साल के दलाई लामा निर्वासन में रहते हैं और तिब्बत की निर्वासित सरकार भी इसी जगह से काम करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इसरो ने हासिल की बड़ी कामयाबी, 36 सैटेलाइट के साथ लॉन्च किया भारत का सबसे बड़ा LVM-3 रॉकेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक साथ 36 उपग्रहों को ले जाने वाला एक रॉकेट लॉन्च कर इतिहास रच दिया है। ब्रिटिश कंपनी के उपग्रहों को लेकर इसरो का LVM-3 प्रक्षेपण यान ने सुबह 9 बजे श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी है और ये LVM-3 43.5 मीटर लंबा और 643 टन वजनी है, जिसे दूसरे लॉन्च पैड रॉकेट पोर्ट से उठाया गया था, जिसमें OneWeb के 36 Gen 1 उपग्रहों की अंतिम किस्त मौजूद थी। 36 उपग्रहों का पहला सेट 23 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। साबरमती जेल से निकले अतीक अहमद को सता रहा है एनकाउंटर का डर। जी हाँ दोस्तों, माफिया डॉन अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर उत्तर पुलिस निकल चुकी है और प्रयागराज कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी है। और जेल से निकलने के बाद अतीक अहमद ने कहा कि यूपी पुलिस कोर्ट के कंधे पर रखकर मुझे मारना चाहती है। इसके बाद पुलिस अतीक अहमद को लेकर यूपी रवाना हो गई और आपको बता दें कि अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा, जहां अतीक अहमद की किडनैपिंग की एक केस में पेशी होनी है। अतीक अहमद को उदयपुर के रास्ते प्रयागराज लाए जाने की तैयारी है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर एनकाउंटर का डर उसे सता रहा है। अतीक अहमद को गुजरात के अहमदाबाद में स्थित साबरमती जेल से लाने के लिए यूपी पुलिस और STF वहां पहुंच गई थी। साबरमती जेल के बाहर भारी पुलिस बस की तैनाती की गई थी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक अहमद को साबरमती जेल से बाहर निकाला गया था और इस दौरान अतीक अहमद की आंखों में डर साफ झलक रहा था। अतीक अहमद ने कहा कि कोर्ट के कंधे पर रखकर ये मुझे मारना चाहते हैं। जाहिर है अतीक अहमद को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के सामर्थ्य में हमारी नारी शक्ति ने निभाई बड़ी भूमिका, PM मोदी ने दिया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 99वें एपिसोड में संबोधित किया और इस एपिसोड में PM मोदी ने नारी शक्ति पर चर्चा की और मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर लोगों की राय भी मांगी। उन्होंने कहा कि लोगों के विचार ही 30 अप्रैल को होने वाले 100वें मन की बात को विशेष बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये नवरात्र का पर्व है, नारी शक्ति की उपासना का समय है। भारत का जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की है। हाल फिलहाल ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने आए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि जापान के PM फूमियो किशिदा ने चीन के राजदूत से मिलने से किया इनकार। विशेषज्ञों को याद आई जयशंकर की बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जापान और चीन दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जिनके बीच कितनी टेंशन है पूरी दुनिया को मालूम है। अब जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद हो सकता है कि रिश्ते और बिगड़ जाएं। जापान और चीन के बीच साइन हुई शांति संधि की इस साल 45वीं सालगिरह है और दोनों देशों की सरकारें इस पल को उस मौके के तौर पर देख रही हैं जो रिश्तों को स्थिर कर सकता है। मगर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का एक फैसला चीन को नाराज कर सकता है। किशिदा ने चीन के उस राजदूत से मिलने से इनकार कर दिया है जो जापान में अपना कार्यकाल पूरा करके चीन वापस लौट रहे थे। राजदूत की तरफ से खुद इस मुलाकात की रिक्वेस्ट की गई थी और ये घटना फरवरी महीने के अंत में है, लेकिन कुछ दिनों पहले सामने आई है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर जापान के प्रधानमंत्री ने चीन के राजदूत से मिलने तक से इनकार कर दिया है। जापान में चीन के राजदूत रहे कोंग जुआन्यू ने विदाई से पहले PM किशिदा को एक संदेश भेजा था और ये परंपरा है कि जब कोई राजदूत कार्यकाल पूरा करके लौटता है तो PM के साथ उसकी मीटिंग होती है और इस मीटिंग के बदले किशिदा के ऑफिस की तरफ से असाधारण प्रतिक्रिया दी गई। जापान और चीन दोनों ही सरकारें के सूत्रों की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि किशिदा ने उनसे मुलाकात के अनुरोध को ठुकरा दिया था। एशिया की एक रिपोर्ट की माने तो
फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में जिस तरह से ट्रीटेड पानी को छोड़ा गया उससे पीएम किशिदा काफ़ी चिंतित हैं और अब उनकी योजना जापान की जनता की राय और यूक्रेन में स्थिति को देखने के बाद चीन को जवाब देने की है। तो दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्त बेइज्जती हुई है चीन की जापान में। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। अगले 5 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी, ओले भी गिरेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर के ज़्यादातर राज्यों में पिछले कुछ दिनों से बारिश और ओलावृष्टि का दौर चल रहा है। कुछ राज्यों में भारी बारिश से राहत तो मिली है, लेकिन छिटपुट बारिश अभी भी जारी है और मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 29 मार्च से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश आंधी का नया दौर आएगा और नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों तक ओले और बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कंगाल पाकिस्तान में होगा सैन्य तख्ता पलट, सेना ने बुलाई आपातकालीन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में गहराते आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तानी सेना ने अपने शीर्ष कमांडरों के साथ एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में देश की कंगाल अर्थव्यवस्था और अस्थिर राजनीतिक संकट के अलावा सेना के बजट में संभावित कटौती की अटकलों पर चर्चा होनी है। पाकिस्तानी सेना इस बात से नाराज है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट पैकेज पाने के लिए पाकिस्तानी सरकार सैन्य बजट में कटौती की प्लानिंग कर रही है। ऐसे में आशंका है कि पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हो सकता है और कई विशेषज्ञों ने भी बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच बढ़ता विवाद अब सैन्य नेतृत्व वाले समाधान की ओर जा रहा है और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में चौथी बार सेना सत्ता पर काबिज हो जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, पाकिस्तान की अकड़ पड़ी ढीली, पहली बार दिल्ली पहुंचे पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने की जिद पर अड़े पाकिस्तान की अकड़ अब ढीली पड़ती जा रही है। पाकिस्तानी सेना के एक प्रतिनिधिमंडल ने पहली बार नई दिल्ली में आयोजित संघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लिया है और इस दल में पाकिस्तानी सेना के तीनों ही अंगों के प्रतिनिधि शामिल थे और ये सभी SCI के एक वर्किंग ग्रुप की बैठक में शामिल होने के लिए आए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बैठक की पुष्टि की है और अब पाकिस्तानी नेता और अधिकारी वर्चुअल तरीके से ही इस बैठक में शामिल हुए थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इससे अब संभावना बनती जा रही है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी भारत जा सकते हैं। भारत इस समय SCO का अध्यक्ष है और पूरे साल कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों को भी अप्रैल और मई में होने वाली बैठक के लिए आमंत्रित किया है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि अभी तक दोनों ही नेताओं के भारत जाने के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, शांति सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है युद्ध के लिए तैयार रहना, पूर्व सेना प्रमुख ने दिया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना के पूर्व जनरल MM नरवणे ने एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है जिसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि आने वाले दशक में भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र कैसा दिखना चाहिए। भले ही विश्व अभी भू राजनीतिक और रणनीतिक बदलावों के दौर से गुजर रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि पड़ोस में चीन जैसे बढ़ती महाशक्ति और नई दिल्ली और बीजिंग के बीच संबंधों में तनाव बढ़ रहा है। भारत को क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर युद्ध जैसी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। पूर्व जनरल MM नरवणे का थल सेना अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक रहा था और उन्होंने यहां पर एक इंटरव्यू में बताया कि 2020 में भारत चीन की सीमा पर अभूतपूर्व तरीके से संघर्ष बढ़ गया और अंततः फिर गलवान जैसा खूनी संघर्ष हुआ जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और ऐसी स्थिति में भविष्य में निपटने के लिए भारत के पास थिएटर कमांड बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, कोरोना के बढ़ते मामले के बीच केंद्र ने जारी की एडवाइजरी, कहा बरतें ये सावधानियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना और फ्लू के लगातार बढ़ते मामले को लेकर केंद्र सरकार काफ़ी गंभीर है और इसे लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में लोगों से भीड़भाड़ और बंद स्थानों में मास्क पहनने के लिए कहा गया है। साथ ही केंद्र सरकार कोरोना से निपटने के इंतजामों को लेकर 10 और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर मॉक ड्रिल का भी आयोजन करेगी और इसके लिए
जरिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना और फ्लू के मामलों को लेकर जारी एडवाइजरी में आम लोगों को कई सलाह दी है और सरकार ने भीड़भाड़ और बंद स्थानों में मास्क पहनने के लिए कहा है। केंद्र ने कहा है कि छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को ढकने के लिए रुमाल या टिश्यू का इस्तेमाल करें और हाथों की स्वच्छता बनाए रखें। लोगों को हाथों को बार बार हाथ धोने की सलाह दें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अब भारत के साथ बांग्लादेश को भी शामिल कर रहा है जापान, जिससे बढ़ेगी चीन की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में जापान और बांग्लादेश के रिश्ते नए आयामों पर नजर आ सकते हैं। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जापान बांग्लादेश के मातरबारी पोर्ट को डेवलप करने का प्लान बना रहा है। कहा जा रहा है कि ये बंदरगाह प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की नई आज़ादी और खुले हिंद प्रशांत योजना का हिस्सा होगा और ये बंदरगाह योजना के बहुस्तरीय संपर्क के लक्ष्य को पूरा करेगा। ये लक्ष्य जापान और भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से और बंगाल की खाड़ी में बड़ी बुनियादी ढांचे के विकास में शामिल कोशिशों में मददगार साबित होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, बोले वित्त मंत्रालय के पास चुनाव कराने के पैसे ही नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि देश के वित्त मंत्रालय के पास चुनाव कराने के पैसे नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ख्वाजा आसिफ ने ये बात कही और आसिफ का ये बयान पाकिस्तान के चुनाव आयोग के उस फैसले के बाद आया जिसमें चुनाव आयोग ने पाकिस्तानी पंजाब में होने वाले प्रांतीय चुनाव को स्थगित करने का आदेश दिया है। देश में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने कदम उठाया है और इसका इमरान खान की पार्टी द्वारा विरोध किया जा रहा है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी की तत्कालीन सरकारों ने 14 से 18 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की विधानसभाओं को भंग कर दिया था और इसके बाद 1 मार्च को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा भंग होने के 90 दिनों दोनों राज्यों में चुनाव कराने का आदेश दिया था और इसके तहत अप्रैल में पंजाब और मई में खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव होने थे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने अक्टूबर तक चुनाव टाल दिए हैं। इस पर ख्वाजा आसिफ का बयान कि चुनाव कराने के पैसे नहीं है, इसका साफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान की PMLN सरकार फिलहाल चुनाव नहीं कराना चाहती और इसे इमरान खान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। PM मोदी की स्वागत उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ परिवारों को दी बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने PM उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपये प्रति LPG सिलेंडर सब्सिडी लाभ मिलने की समय सीमा 1 साल के लिए बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में वृद्धि के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है और PM मोदी की इस पहल से 9.6 करोड़ परिवार को लाभ होगा। वहीं PM मोदी ने कहा कि ये कदम हमारे लाखों किसानों भाई बहनों को और सशक्त भी बनाएगा। वहीं दोस्तों, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की अवधि बढ़ाए जाने से लाभार्थियों को काफ़ी मदद मिलेगी और खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन की दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे। PM मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित कैबिनेट के फैसले से लाभार्थियों को काफ़ी मदद मिलेगी और खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन की दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने गरीबों के लिए नहीं किया कोई काम, कमलनाथ के गढ़ में गरजे अमित शाह, बोले वो सिर्फ करते हैं वादे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को छिंदवाड़ा के पुलिस लाइन मैदान में महाविजय उद्घोष जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा पिछड़े समाज की बात करती थी लेकिन पिछड़े समाज के कल्याण के लिए कभी कोई काम नहीं किया। वहीं अमित शाह ने कहा कि जल, जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजों के खिलाफ थका देने वाली लड़ाई लड़ने वाली श्री बादल भोई और छिंदवाड़ा के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मैं प्रणाम करता हूं। वहीं उन्होंने कहा कि ये वही छिंदवाड़ा है जिसने रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई सारे आंदोलन से आज़ादी की लड़ाई को धार देने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारा छिंदवाड़ा क्षेत्र जनजातीय भाइयों और पिछड़े समाज के भाइयों और बहनों से भरा हुआ है
आज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि सिर्फ भाजपा ही है जिसने आदिवासियों और पिछड़े समाज के लोगों के सम्मान की चिंता की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 नवंबर 2021 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाकर देश भर के आदिवासी भाइयों का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा पिछड़े समाज की बात करती थी, लेकिन पिछड़े समाज के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया। 2014 में जब आपने मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, तब मोदी जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के आक्रामक रुख से चीनी PLA में खलबली, प्लान बदल रहा है ड्रैगन। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में LAC के करीब भारत ने पिछले 3 सालों में सेना ने 12,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर दिए हैं। अक्साई चीन में काराकोरम हाईवे के दरवाजे तक DSDBO रोड पहुंचाया तो चीन बेचैन हो उठा था और उसी सड़क पर ताक झांक के मकसद से गलवान में नया फ्रिक्शन पॉइंट बनाया। चीन को लगा था कि भारत पहले की तरह ही डरकर बातचीत का रास्ता चुनेगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और यहीं से चीन ने हाई एल्टीट्यूड में अपनी रणनीति में जबरदस्त बदलाव लाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में भेजा विध्वंसक पोत, चीन बोला गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिकी नौसेना द्वारा लगातार दूसरे दिन दक्षिण चीन सागर में विवादित पारासेल द्वीप समूह के पास एक विध्वंसक पोत भेजे जाने के बाद चीन ने इसके गंभीर परिणाम होने की शुक्रवार को धमकी दी है और इस कदम को अपनी सुरक्षा एवं संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। चीन और अमेरिका के बीच क्षेत्र में पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है और चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग पूरे हिस्से पर अपना दावा करता है, जबकि अमेरिका इसका विरोध करता है। अमेरिका ने पारसेल द्वीप के पास निर्देशित मिसाइल विध्वंसक USS मिलियस भेजा था और इसके बाद चीन ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसकी नौसेना और वायुसेना ने अमेरिकी पोत को पीछे धकेल दिया। अमेरिकी सेना ने चीन के इस दावे का विरोध किया है और इसके बाद अमेरिका ने शुक्रवार को फिर से इस द्वीप के पास एक पोत भेजा और इस द्वीप पर चीन का कब्जा है, लेकिन ताइवान और वियतनाम भी इस पर अपना दावा करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कुपवाड़ा में सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने घुसपैठिया मार गिराया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। बताया जा रहा है कि जिले के तंगधार सेक्टर के करनाह में सुरक्षा बलों ने एक अज्ञात घुसपैठियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों की तरफ से इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इससे पहले गुरुवार को कश्मीर घाटी के सोपोर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के एक मददगार को गिरफ्तार किया है और इस दौरान उसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। मददगार की पहचान सोपोर के मंजसीर निवासी उमर बशीर भेट के रूप में हुई है।